नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज आप सभी के साथ पुनः ऑनलाइन मोड पर जुड़ना चाह रही हूँ। बहुत लंबे समय के बाद में आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पर मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और कुछ ने लिखा कि आप कार्ल मार्क्स, जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी और अन्य सोशियोलॉजिस्ट के बारे में भी और विस्तार से हमें पढ़ाएं और विस्तार से हमारा मार्गदर्शन करें। तो इसी श्रृंखला में आज हम कार्ल मार्क्स पर सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं, सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। इससे पहले मैं क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह से वर्ग संघर्ष को समझाया है। आज का वीडियो द्वंद्ववाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। यह मार्क्स की महत्वपूर्ण रचना है और इन्होंने समाज के स्वरूप को विस्तार से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही विवेचना की है। मार्क्स ने समाजवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण और स्वरूप प्रस्तुत किया है। मार्क्स ने समाजवाद को बहुत ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। उसमें वैज्ञानिकता के आधार पर इसको विस्तार से चर्चा। उनका मानना था कि समाज में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है और समाज का विकास एक निश्चित प्रक्रिया और पद्धति के आधार पर ही हुआ है एवं होता चला आ रहा है। अर्थात समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में जो विकास हो रहा है, वह एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से होता है और यह परिवर्तन लगातार होता रहता है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार होती रहती है और इस प्रक्रिया को मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया कि किस तरह से समाज में परिवर्तन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विश्व की किसी भी वस्तु, घटना या विचार के विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाला सामान्य नियम है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास का स्वरूप भी द्वंद्वात्मक भौतिकवादी है। मार्क्स कहते हैं कि समाज में भी विकास का जो स्वरूप है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवादी है और समाज में, विश्व में किसी भी घटना या विचार में जो विकास की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के आधार पर ही प्रस्तुत होती है। तो मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद की अवधारणा है वह हीगल से ग्रहण की थी। उन्होंने कहा कि जॉर्ज F.W. हीगल, जो कि एक दर्शन शास्त्री थे, उनका मार्क्स पर बहुत ही प्रभाव पड़ा और उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए ही उनके विचारों को ग्रहण किया। हीगल का दर्शन आदर्शवादी था और उनका कहना था कि वास्तविकता का सार तर्क है, परंतु तर्क की जो आत्मा है वह अपने आप धीरे धीरे विकसित होती है। मार्क्स ने इसी बात को लिखा और उन्होंने कहा, हीगल की जो बात थी, हीगल ने लिखा है, इतिहास का विकास तर्क से चेतना की तरफ अपने आप हुआ है और संविधान, कानून, राज्य आदि के रूप में इतिहास अपने चरम बिंदु पर पहुंचा है। इसी तर्क से चेतना के विकास तक पहुंचा है। अर्थात सबसे पहले तर्क, विचारों को हीगल ने बहुत महत्व दिया और विचारों से ही समाज, राज्य, कानून का निर्माण होता है, ऐसा हीगल कहते थे। सबसे पहले द्वंद्ववाद की चर्चा हीगल ने ही की थी और उन्होंने यह अवधारणा फिक्टे से ग्रहण की थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कार्ल मार्क्स ने हीगल के विचारों से ही द्वंद्ववाद को सीखा और हीगल ने अपने द्वंद्ववाद की अवधारणा फिक्टे से की। उनका मानना था कि समाज में सबसे पहले एक विचार उत्पन्न होता है, एक आइडिया आता है, विचार प्राथमिक होता है और दुनिया विचारों से ही चलती है। यह विचार वाद के रूप में सामने आता है, विचार एक वाद बनता है और फिर इसके साथ ही प्रतिवाद का जन्म होता है। जब भी सबसे पहले कोई विचार हमारे दिमाग में आता है तो
वह उन्हीं विचारों की वास्तविकता से संचालित होता है। विचार ही समाज को चलाते हैं। यह वाद ही समाज को दिशा निर्देशित करता है, आगे बढ़ाता है। पर साथ ही वाद का प्रतिवाद भी जन्म लेता है। जो प्रतिवाद वाद से थोड़ा सा उच्च स्तर का होता है। वाद और प्रतिवाद, थीसिस और एंटीथीसिस में संघर्ष से एक नई संरचना का विकास होता है, वह कहलाता है संवाद। यह इन दोनों से श्रेष्ठ होता है और यह वाद और प्रतिवाद और संवाद का संघर्ष ही समाज में परिवर्तन लाता है और कुछ समय पश्चात ही संवाद वाद बन जाता है और फिर कुछ समय पश्चात उसका प्रतिवाद जन्म लेता है और इनमें संघर्ष से संवाद का जन्म होता है। तो धीरे धीरे बौद्धिक परिवर्तन से समाज आगे बढ़ता रहता है। अर्थात जब भी समाज में नए विचार उत्पन्न होते हैं तो उन विचारों से वाद और वाद का फिर प्रतिवाद और उन दोनों के संघर्ष से संवाद का जन्म होता है। धीरे धीरे यह वाद, प्रतिवाद और संवाद समाज में बौद्धिक परिवर्तन लाते हैं, विचारों में परिवर्तन लाते हैं और विचारों में परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन आता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद का संघर्ष ही समाज में परिवर्तन लाता है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद को तो उसी रूप में स्वीकार किया, लेकिन हीगल के इस तर्क से असहमत थे कि विचार ईश्वर भेजता है। जैसा कि हीगल ने कहा कि वाद, प्रतिवाद और संवाद से ही समाज में बौद्धिक परिवर्तन आता है और ये बौद्धिक परिवर्तन ही समाज में आगे बढ़ाता रहता है। तो जब उनसे यह पूछा गया या ये जानने का प्रयास किया गया कि विचारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हीगल ने कहा कि विचार ईश्वर से प्राप्त होते हैं, देवीय शक्ति द्वारा प्राप्त होते हैं। तो मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को तो बिल्कुल स्वीकार किया, लेकिन कहा कि विचार ईश्वर के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि हमारी जो आसपास की पृष्ठभूमि है, जो हमारा सामाजिक वातावरण है, उससे विचारों की उत्पत्ति होती है। मार्क्स के अनुसार व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार मानव के भौतिक, सामाजिक वातावरण से आता है जिसमें कि व्यक्ति रहता है। पदार्थ मूल है, पदार्थ से ही संपूर्ण सृष्टि, यहाँ तक कि मन, चेतना, आत्मा आदि का उद्विकास होता है। चेतना पदार्थ की विकसित अवस्था की उपज है। तो मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार उसके आसपास के वातावरण से आते हैं। जैसे वातावरण में व्यक्ति रहता है, उसी तरह के विचारों की उसकी उत्पत्ति होती है। समाज, राज्य, कानून का निर्माण होता है, ऐसा हीगल कहते थे। सबसे पहले द्वंद्ववाद की चर्चा हीगल ने ही की थी और उन्होंने यह अवधारणा फिक्टे से ग्रहण की थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कार्ल मार्क्स ने हीगल के विचारों से ही द्वंद्ववाद को सीखा और हीगल ने अपने द्वंद्ववाद की अवधारणा फिक्टे से दिया गया है। तो मार्क्स के अनुसार भौतिकवाद से मेरा तात्पर्य वास्तव में मानवीय अस्तित्व की मूलभूत प्राथमिकताओं से है। अर्थात जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस प्रकृति के साथ हम रहते हैं, वही भौतिकता है। मतलब वही हमारा वातावरण ही हमारे विचारों को बनाता है, ऐसा मानना था। मार्क्स कहते हैं कि भौतिकवाद से जब हम तात्पर्य को समझ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। हम सभी ने सुन रखा है कि हमारी मिनिमम आवश्यकताएं हैं किसी भी मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए: फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। इनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रकृति के पास जाता है और यही भौतिक है।
जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के साथ जुड़ता है तो इसी को उससे विचारों की उत्पत्ति होती है। मार्क्स के अनुसार व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार मानव के भौतिक सामाजिक वातावरण से आता है जिसमें कि व्यक्ति रहता है। पदार्थ मूल है, पदार्थ से ही संपूर्ण सृष्टि यहाँ तक कि मन, चेतना, आत्मा आदि का उद्विकास होता है। चेतना पदार्थ की विकसित अवस्था की उपज है। तो मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार उसके आसपास के वातावरण से आते हैं। जैसे वातावरण में व्यक्ति रहता है उसी तरह के विचारों की उसकी उत्पत्ति होती है, संपूर्ण जीवन जीता है। इस भौतिकवादी जगत के अनुसार ही व्यक्ति की सोच डेवलप होती है, प्राथमिक सोच बनती है, प्राइमरी थिंकिंग। प्राथमिक क्रिया होती है, जिन वातावरण में हम रहते हैं उसी तरह की हम एक्ट करने लगते हैं, प्राइमरी एक्ट। और हमारी गतिविधियां भी वैसी बन जाती है, प्राथमिक गतिविधियां। और जब हम क्रिया करते हैं, सोचते हैं, एक्टिविटी करते हैं तो हमारे रिलेशन बनते हैं, हमारे संबंधों का निर्माण होता है, प्राथमिक संबंध बनते हैं। तो मार्क्स का मानना है कि यह भौतिकवादी जगत ही व्यक्ति की सोच, क्रिया और गतिविधि को निर्धारित करता है और संबंध की स्थापना करता है। तो मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। यही अंतर संबंध द्वंद्वात्मकता को पैदा करते हैं। यही द्वंद्वात्मकता समाज के संदर्भ और समाज के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो हमें समझ में आया कि जब द्वंद्वात्मक का तात्पर्य है वाद, प्रतिवाद और संवाद, और भौतिकवाद का तात्पर्य है पदार्थ, प्रकृति। व्यक्ति के मन में जो विचार आते हैं उन विचारों की उत्पत्ति से ही समाज में परिवर्तन आता है। पर विचारों की उत्पत्ति भौतिक जगत से होती है। जिस जगत में हम रहते हैं, जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, उसी से हमारे विचारों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अंतर संबंधित है और ये अंतर संबंध ही द्वंद्वात्मकता को पैदा करते हैं और ये द्वंद्वात्मकता समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार हमने समझा कि द्वंद्वात्मकवाद क्या है और मार्क्स ने किस तरह से समाज में परिवर्तन को समझाया है। एक बार पुनः हम थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं आज के वीडियो का। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को इस तरह से समझाया है। उन्होंने कहा इस दुनिया में प्राथमिक यथार्थता भौतिक यथार्थता है, क्योंकि उन्होंने भौतिकवाद पर बल दिया और भौतिकवाद की अवधारणा उन्होंने फायरबाख से ली। और उन्होंने कहा कि जब भौतिक जगत में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के विचारों में भी परिवर्तन आता है। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील हैं और यह परिवर्तन वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में धीरे धीरे होता है। यह भी उनका मानना था कि दुनिया की सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से संबंधित है और इस निरंतरता के आधार पर परिवर्तन निश्चित रूप से होते हैं। जब प्रकृति और आसपास के वातावरण में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के विचारों में भी परिवर्तन आता है। उनका मानना था कि मनुष्य के समूचे चिंतन और कर्म का नियमन उसकी भौतिक आवश्यकताएं करती हैं और मानव का समूचा इतिहास बुनियादी तौर पर एक वर्ग और दूसरे वर्ग के शोषण का इतिहास है। ये हमने वर्ग संघर्ष में पढ़ा था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसमें जब भी परिवर्तन आता है तो समाज में संघर्ष से ही परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि जब भी समाज में परिवर्तन आया है वह संघर्ष से ही आया है। उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से समाज में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। उनका यह भी मानना था वाद, प्रतिवाद और संवाद
समाज में धीरे धीरे परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। बौद्धिक परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 2-3 नई अवधारणाएं, वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा, हेगल का नाम आपने विशेष रूप से सुना, फायरबाख का नाम आपने विशेष रूप से सुना और भौतिकवाद को समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।